हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक का जो है 3.1 नंबर चैप्टर। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको दो चर वाले दो चर वाले एक रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना और हल भी करना है तो कौन विधि से? तो ग्राफीय विधि से, है ना। इसको हमको का मतलब होता है ग्राफ बनाना। तो यहाँ जैसे कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। तो इसमें चरों की संख्या कितनी होगी? दो। और एक रैखिक कहने का मतलब कि पावर एक रहेगा। तो दो चर वाले एक रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य रूप जो होता है या सूत्र कह लें तो वह होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0। जहां ए बी और सी जो होता है अचर राशि होती है। अचर राशि समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या कहते हैं। और एक्स और वाई के जगह पर जो होता है वह चर राशि होता है। कौन सी राशि? चर राशि। चर राशि कहने का मतलब ए टू जेड यानी एबीसीडी वाला कोई भी हो सकता है इसके जगह पर। तो इसी के आधार पर जो है हम देखते हैं कि एक रैखिक बहुपद को एक रैखिक बहुपद को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण का होना जरूरी है। दो समीकरण का होना जरूरी है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि जो है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को अगर हम हल करेंगे यानी आंसर बनाएंगे तो उसके लिए कितने समीकरण होने चाहिए? तो दो समीकरण होना जरूरी है। अगर दो समीकरण नहीं होता है तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो आंसर निकालने के लिए हमको दो समीकरण होना जरूरी है। अब इस दो समीकरण को जो है हम लोग कैसे देखें कि कौन से समीकरण का हल होगा और कौन से समीकरण का हल नहीं होगा? तो हल होने के लिए भी इसके शर्त हैं। देखिए, हल होने के शर्त, ठीक है? तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि कितने समीकरण होने ज़रूरी हैं? तो 2 समीकरण का होना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि 2 समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है? 0 है। दूसरा मान लेते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है? 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब कैसे देखेंगे कि इसका हल होगा कि नहीं होगा किसी भी समीकरण का? तो हल होने के लिए पहला जो शर्त है वह है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये दोनों का यानी आगे वाला जो अचर राशि है उसको बटा कर लेंगे और फिर बीच वाले को बटा कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब है अद्वितीय कहने का क्या मतलब होता है कि एक ही हल होगा, है ना। केवल और केवल एक हल होगा। एक हल होगा। अब चाहे विधि कोई भी लगा लें तो उसका आंसर क्या को निकलेगा? एक ही को निकलेगा। इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। यानी एक दूसरे को काटेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर इसका शर्त हो गया कि A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 के और बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के। यानी ये तीनों आपस में बराबर, ये दोनों तो बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ
समानांतर जाएगा। समानांतर कहने का मतलब कि दोनों का लाइन बराबर जाएगा, कभी भी एक-दूसरे को काटेगा नहीं, इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसे हम लोग चलिए, तीसरा नंबर शर्त देखते हैं, A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इसे समपाती समीकरण भी कहते हैं। समपाती समीकरण भी कहते हैं। इसके अनेक हल होते हैं। इसके अनेक हल होते हैं तथा इसका ग्राफ तथा इसका ग्राफ समपाती संपाती करने का मतलब एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि तीनों जो है संपाती होगा यानी तीनों एक ही लाइन पर होगा यानी जितना भी अगर ग्राफ खींचेंगे इसका तो ये सब क्या होगा? संपाती यानी एक ही लाइन पर होगा। देखिए इसको हम लोग जो है अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इसका आंसर निकलने का विरोध नहीं करता है। इसको जो हम लोग कहते हैं विरोधी समीकरण कहते हैं। इसको कौन-सा समीकरण कहते हैं? विरोधी समीकरण भी कहते हैं, ठीक है? और इसको तो समपाती समीकरण कहते ही हैं। तो इस तरह से भी कभी-कभी आता है कि अविरोधी समीकरण के शर्त होने के क्या नियम है, विरोधी के समीकरण के शर्त होने के क्या नियम है, समपाती के शर्त होने के क्या नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में जो है ऑब्जेक्टिव में ज़रूर जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे इससे, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं।